आज हम क्लास 8 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कब, कैसे और कहाँ। किसी चीज़ को भी जानने के लिए हमको 3 चीज़ को जानना पड़ता है। ये घटना कब हुई, कैसे हुई और कहाँ पे हुई। इस 3 चीज़ को ही हम जान करके आगे चलते हैं। अगर हमने पूछा कभी कि उसे चोट लग गई तो हमारे मन में पहले ही सवाल है कब, कैसे और कहाँ। तो इस अध्याय में हम सीखते हैं कि इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि इतिहास बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ तारीख ही तारीख है, पर यह सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है बल्कि ये समय के साथ आने वाले बदलावों की कहानी है। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, अब हम ये जानेंगे कि इतिहास में जो तारीख होती है वो कितने महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार सिर्फ राजाओं की ताजपोशी और युद्धों की तारीखों में उलझे रहते थे, लेकिन अब इतिहास का नज़रिया बदल गया है। तारीखें बनाम प्रक्रिया। इतिहास हमें बताता है कि चीज़ें हमें कैसे थी और उसमें हमें क्या बदलाव आए हैं। हमें इतिहास से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। हम ये चीज़ भी सीख सकते हैं इतिहास से कि पहले ऐसी क्या हुई थी जिसके कारण अब यह विनाश हुआ है, और ये पहले क्या थी जिसके कारण अब इसका विकास हुआ है। और ये चीज़ हम इतिहास से सीख भी सकते हैं और उसमें बदलाव भी ला सकते हैं। कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है? कोई भी तारीख अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम उस समय की किसी खास घटना पर ध्यान देते हैं। पूरे साल में कितनी भी तारीख है, लेकिन हमें हमेशा हमारी जन्मदिन ही क्यों याद रहता है? क्योंकि वो एक पूरे साल में एक ख़ास तारीख पर आता है, तो इसलिए वो जन्मदिन उस तारीख को हमें याद रखता है। इसीलिए तारीखें इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि वो तारीख है, तारीखें इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि उस तारीख पे कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? जेम्स मिल नामक एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री ने 1817 में भारत इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इतिहासकारों ने इस विभाजन को खारिज कर दिया क्योंकि किसी और की दौर के कोई शासक के धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। बाद में इतिहासकारों ने इसे प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया गया। जेम्स मिल थे, वो क्या बोले कि हिंदुस्तान को हम कैसे बांट सकते हैं? 3 काल में उन लोग बांट दिए, पहले हिंदू का काल, फिर मुस्लिम का काल, फिर ब्रिटिश का काल। लेकिन उसके बाद वाले इतिहासकारों ने इसे बोला नहीं, हम इतिहास को ऐसे नहीं बांट सकते हैं। उन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में विभाजित किया, जो कि सही भी था। अब हम जानेंगे कि औपनिवेशिक क्या होता है। जब एक देश जैसे ब्रिटेन दूसरे देश जैसे भारत पर अपना दबदबा बनाता और वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे में बदलाव लाता है, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। वो लोग जो बाहर से आकर के पूरी तरह से हमारे कल्चर, हमारी आर्थिक स्थिति और सामाजिक पूरी तरह से उसको बदल दे सिर्फ अपने दबदबा के कारण, तो उसे हम लोग औपनिवेशिक काल कहते हैं या औपनिवेशीकरण कहते हैं। भारत में ब्रिटेन जो अंग्रेज थे वो क्या थे? औपनिवेशिक थे। हम इतिहासकार की जानकारी कैसे जुटाते हैं? इतिहास को जानने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग किया जाता है। आधिकारिक रिकॉर्ड, मतलब पुराने रिकॉर्ड को हम देखना चाहते हैं कि उस रिकॉर्ड के माध्यम से हमें इतिहास की क्या जानकारियाँ मिल सकती है। तो उसमें हम देखते हैं, अंग्रेज मानते थे कि हर निर्देश, योजना, नीति को लिखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए। वो क्या करते थे? वो जो भी काम करते थे लिख के रखते थे। कहते हैं ना, मुँह से जब हम कुछ बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो कहते लिख करके दे दो, लिख करके दे दो, यानी कि ये परमानेंट रह जाएगा, हमेशा के लिए रह जाएगा। क्योंकि मुंह से बोला हुआ बोली का तो वैल्यू है नहीं, तो लिख कर दे दो। तो अंग्रेज़ों का भी मानना था कि जितने भी दस्तावेज हैं, वो जो भी काम करते थे, जो भी योजना, निर्देश, चिट्ठी जो भी लिखते थे, वो उन लोगों उसको लिख लेते थे और उन्हें वो संभाल के रखते थे। उसके लिए उन्होंने क्या बनाया था? अभिलेखागार और संग्रहालय। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेज अपने आधिकारिक रिकॉर्ड कहाँ रखते थे और उनका क्या नाम था? तो अभिलेखागार और संग्रहालय में।
अब आते हैं सर्वे सर्वेक्षण। अंग्रेजों का मानना है कि किसी भी देश को शासन करने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी है, इसलिए उन्होंने धरती की सतह का मानचित्र किया, जनगणना शुरू की, वनस्पति और प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए। क्या किया कि सबसे पहले वो उसका मानचित्र बनाए और जनगणना शुरू किए। इससे क्या हुआ, इससे जनगणना शुरू से पता चला कि कितने स्त्री है, कितने पुरुष है, कितने बच्चे, कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कितने अनपढ़ गंवार है, कैसे उन पर अपना अधिकार जमाया जा सकता है। जनगणना से शुरू हुई है, जो कि आज भी कारगर साबित हो रहा है और हम आज भी जनगणना करते हैं। वनस्पति और प्राणी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो वनस्पति, किस तरह के वनस्पति को उगाया जा सकता है, किस तरह से लोगों से काम लिया जा सकता है और किस तरह की वनस्पति उगाने के लिए यहाँ की मिट्टी, यहाँ की खेती उपयुक्त है, ये अंग्रेजों ने पहले जाना। आधिकारिक रिकॉर्डों का क्या नहीं बताते हैं। जैसे अंग्रेज के अभिलेखागार में आधिकारिक रिकॉर्ड है, तो वो क्या करते, तो वो सिर्फ अपने ही निर्णय, अपने ही आदेश और अपने ही बारे में लिखते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि भारतीय किसान क्या सोचते हैं या भारतीय लोग क्या सोचते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सरकारी रिकॉर्ड हमें सिर्फ ये बताते हैं कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। इनमें आम लोगों और किसानों, आदिवासियों और मजदूरों की मुश्किलों, उनकी सोच के बारे में जानकारी नहीं मिलती। इसके लिए हमें डायरी, तीर्थयात्रियों का विवरण और पुरानी तस्वीरों का सहारा लेना पड़ता है। उनके जो अभिलेखागार में जो भी रिकॉर्ड थे, उस रिकॉर्ड से तो भारतीयों का सोच नहीं उभर पाता था कि वहाँ के लोग कैसे थे, उन पे क्या शोषण हुआ, ये सब जानना नहीं पाते। तो उनके लिए कुछ पढ़े लिखे लोगों के डायरिया थी, तीर्थ यात्राओं का विवरण था कि कहाँ पे कैसे यात्रा किए और उसके बाद वहाँ उन्हें क्या फेस करना पड़ा, और पुरानी तस्वीरों का सहारा लेना पड़ा। अब इस चैप्टर में कुछ शब्दावली, जैसे नक्काशी। नक्काशी का अर्थ होता है सुंदर ढंग से लिखने का। जो अभिलेखागार, जहाँ सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते थे। जनगणना, हर 10 साल में होने वाली गिनती। अभी भी हमारे देश में 10 साल में गिनती होती है। अभिलेखागार, जो सुंदर रिकॉर्ड होते थे वो हाथों से लिखे जाते थे और वो अभिलेखागार में रखे जाते थे। नक्काशी का मतलब क्या होता है, सुंदर ढंग से लिखने के लिए। थैंक यू। मैं 7 मिनट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट कर दूँ।